नाम लिख के दे देना मुझे भी, वो पूछ रहे थे कल जी बात की जो कौन कौन से चैप्टर बाकी है ना, जो जो बाकी है जी फिर। तो अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, बफर विलियन के बारे में, है ना, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, उभय प्रतिरोधी या बफर, है ना, बफर विलियन या उभय प्रतिरोधी भी कह सकते हैं अपन, उभय प्रतिरोधी। मैंने कहा था, बताया था आपको कि जो हमारा जो रक्त है, रक्त भी एक प्रकार का क्या है, बफर विलियन ही है। ठीक है, तो इंसान का कोई भरोसा तो है नहीं, कुछ भी चलता रहता है, कोई लिमिट तो है नहीं खाने की भी, खुद को ही नहीं पता होता कि वो खा क्या रहा है। और सबसे हालत तब हो जाती है जब मान लो शादी में जाते हैं तो मतलब, है ना, गरम ठंडा खट्टा मीठा भरे जाते हैं अंदर, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। अब भगवान ने भी सोचा यार बॉडी नहीं यार, ये तो सुधरेगा नहीं मतलब, तो ब्लड को ऐसा बना दिया कि आप चाहे कुछ भी खा रहे हो उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं होता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती है, जिस प्रकार से रासायनिक क्रिया होती है उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी क्रियाएं होती है, क्योंकि वो जीव के शरीर में होती है, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया। जिस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, उसी प्रकार से जैव रासायनिक अभिक्रिया में भी उत्प्रेरक होते हैं, जिन्हें अपन जैव उत्प्रेरक या एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम की खास बात क्या होती है, ये एक निश्चित पीएच पर काम करते हैं, पीएच विशिष्ट जो होती है। रक्त की पीएच कितनी होती है, 7.4 होती है। पूरे शरीर में रक्त घूमता रहता है, तो अपन तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि पीएच का नियंत्रण, ताप का नियंत्रण, ये सब कौन करता है, रक्त करता है। कौन करता है, क्योंकि पूरी बॉडी में घूमता रहता है वो। ठीक है, तो पीएच को मेंटेन करता है। और जो एंजाइम जो होते हैं वो इष्टतम पीएच जिसे अपन कह सकते हैं, अनुकूलतम पीएच जो होती है 7.4। हालांकि उसमें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम 7.4 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उस पीएच को मेंटेन रखता है ब्लड। अगर उस पीएच में अगर मान लो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। अगर एंजाइम काम करना बंद कर देंगे तो हमारे शरीर की जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो भी क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी। ऐसे में हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, कमजोरी आ सकती है। ठीक है, तो रक्त भी एक बफर विलियन है। अब बात आती है सर आखिरकार बफर विलियन है क्या। तो ऐसा विलियन या पदार्थ जिसमें कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, बफर विलियन। अब कुछ मात्रा में देना, थोड़ा सा, यूं नहीं कि मान लो कि बहुत सारा मिला रहे हो सर, देखो आप तो कह रहे थे नहीं हो गया पीएच में परिवर्तन, ऐसा थोड़ी होता है नहीं। मान लो कि तुमने एक नींबू चाट लिया, चलो ठीक है, और तुम 4-5 नींबू चाट जाओगे तो फिर तो दिक्कत है। हालांकि तुम चाट ही नहीं पाओगे इतने तो, लेकिन तो भी दिक्कत तो हो ही जाएगी ना। कुछ हद तक मतलब हो सकता है, नहीं कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, बफर विलियन कहते हैं। यानी सीधी भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा विलियन जो पीएच परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, वही क्या होता है, बफर विलियन। एग्रीकल्चर के अंदर एक स्पेशल देर का तुम्हारे मृदा की पीएच को लेकर, है नहीं, मृदा भी एक बफर का काम करती है ना, जिसे अपन उभय प्रतिरोधी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसकी पीएच भी जल्दी से आसानी से परिवर्तित नहीं होती है। जब पीएच में मृदा की पीएच बदल जाती है तो उसकी पीएच को मेंटेन कर लेके अपन क्या डालते हैं उसके अंदर, गोबर की खाद डालते हैं। गोबर की खाद क्या होती है, क्षार होती है। क्या होती है, क्षार। अगर मान लो मृदा अम्लीय है तो उसको सुधारना है तो उसमें गोबर की खाद डाल के उसको सुधारा जा सकता है, क्षार ये। ठीक है, तो लिखो बफर विलियन में ऐसा विलियन, ऐसा विलियन जिसमें जिसमें कुछ मात्रा में, ऐसा विलियन जिसमें कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर, अम्ल या क्षार मिलाने पर उसकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, बफर विलियन कहते हैं। बफर विलियन कहते हैं। थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाएंगे या क्षार मिलाएंगे तो उसकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो अगर अपन बात करें बफर विलियन के प्रकार की, कितने प्रकार का होता है, कोई बता सकता है, हाँ? एक तो होता है तुम्हारा सरल या साधारण बफर,
सरल या साधारण बफर, और दूसरा होता है मिश्रित बफर। मिश्रित बफर जो होता है दो प्रकार का होगा। एक तो होगा कौन सा, अम्लीय बफर, और दूसरा होगा तुम्हारा क्षारीय बफर। ठीक है, इसको छापो, फिर आगे बात करते हैं अपन। लिख लिया? पहले हेडिंग लगा लो, सरल या साधारण बफर। सरल या साधारण बफर। सरल या साधारण बफर किसे कहते हैं कि ऐसे बफर जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण होते हैं, है ना। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने जो लवण होते हैं वो कौन से बफर होते हैं आपके, सरल या साधारण। जैसे एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण ले लेते हैं अपन, जैसे एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये एक दुर्बल अम्ल है। उसी प्रकार से एक दुर्बल क्षार क्या हो जाएगा आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो क्या बनेगा बताओ इससे, अमोनियम एसीटेट यानी CH3COONH4, और बाहर क्या निकल जाएगा आपके H। ठीक है, तो ये आपका दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण है। तो अब ये बफर का काम कैसे करेगा, देखो इसका वियोजन किस प्रकार से होगा, देखो CH3COONH4, जब ये वियोजित होगा तो क्या बनेगा बताओ, CH3COO माइनस और NH4+, ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। अब अपन इसमें क्या मिलाते हैं, मान लो अम्ल मिलाते हैं या क्षार मिलाते हैं। ठीक है, अम्ल मिलाते हैं, तो अम्ल मिलाने पर क्या होगा बताओ, अम्ल मिलाने पर, अम्ल मिलाने पर क्या देगा, अम्ल क्या देगा बताओ, H+, और वो H+ इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3COOH बन जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो क्षार मिलाया, यहां लिख देते हैं क्षार मिलाने पर, क्षार तो क्या देगा बताओ, OH-, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा NH4OH। यानी इसमें आपने क्या मिलाया, अगर मिलाओगे अम्ल तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। और अगर मान लो क्या मिलाओगे, क्षार मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब देखो ये था लवण, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण था। जब आपने इसके अंदर अम्ल मिलाया तो क्या बना, एसिटिक अम्ल बना। क्या बना, यानी इसमें अगर मान लो तुम HCl मिलाते हो, क्या मिलाते हो, HCl, तो H तो जुड़ जाएगा इसके साथ, बचेगा क्या, Cl, वो जुड़ जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और एसिटिक अम्ल बन जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड तो एक लवण है, और ये है एसिटिक अम्ल। अब ये एसिटिक अम्ल जो है ये एक दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल। और दुर्बल अम्ल का वियोजन क्या होगा, कम होगा या अधिक होगा, कम होगा, यानी H+ कम निकलेगा। H+ कम निकलेगा यानी H+ की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। और pH है क्या बताओ, H+ की सांद्रता ही तो है रे। जब H+ ही रिलीज नहीं कर रहा है तो बताओ H+ की सांद्रता में कोई परिवर्तन होगा क्या विशेष, नहीं होगा, तो pH बदलेगी क्या। आ गया समझ में कि pH को ये मेंटेन कैसे करता है, आ गया समझ में। तो दुर्बल, सॉरी आपके मिश्रित बफर, साधारण बफर क्या हो जाएगा आपके, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण क्या कहलाते हैं, साधारण बफर कहलाते हैं। और ये पीएच को मेंटेन कैसे करते हैं समझ में आ गया। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन, दुर्बल अम्ल व दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण को क्या कहते हैं,
सरल या साधारण बफर कहते हैं। सरल या साधारण बफर कहते हैं। आ गया समझ में ये? ठीक है, छापो इसको। ठीक है, अगला लगाओ, मिश्रित बफर। मिश्रित बफर, उसमें भी कौन सा जाएगा आपका? पहले अम्लीय बफर लगा लो। देखो, अम्लीय बफर किसे कहेंगे? पहली चीज इसमें ध्यान रखना, अम्ल क्या होगा? दुर्बल होगा। दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण। जब ये दोनों मिश्रित हो जाते हैं, अम्ल दुर्बल होगा और क्षार कैसा होगा? प्रबल। दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण क्या कहलाता है? अम्लीय बफर कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन लेते हैं, जैसे मैंने लिया, दुर्बल अम्ल के रूप में ले रहा हूं मैं, जैसे एसिटिक अम्ल CH3COO। जितने भी जो कार्बनिक अम्ल होते हैं ना, सब क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। ये एक दुर्बल अम्ल है। अब इसका एक प्रबल क्षार के साथ लवण बनाते हैं, जैसे CH3COOH और NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन जानते हैं क्या है? प्रबल क्षार। तो जब इसका लवण बनेगा तो क्या बनेगा बताओ? CH3COO और बाहर क्या निकलेगा? H2O। यानी ये है सोडियम एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट क्या है? एक दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। तो यहां लिख देते हैं प्लस CH3COO। आ गया समझ में? तो ये आपका क्या हो गया? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण। और ये हो गया दुर्बल अम्ल। तो ये पूरा अब क्या हो गया आपका? अम्लीय बफर हो गया। क्या हो गया? अम्लीय बफर। ठीक है, दूसरा और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। देखो, एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड HCN+। इसका भी किसके साथ हम लवण बना दो आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बन जाएगा बताओ? NaCN। क्या बन जाएगा? NaCN। ये ले सकते हैं अपन। उसी प्रकार से फिनोल C6H5OH। ये क्या होता है? फिनोल। फिनोल की क्रिया, सोडियम फिनोक्साइड C6H5ONA। इसको बोलते हैं अपन सोडियम फिनोक्साइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये सभी किसके उदाहरण हो गए आपके? अम्लीय बफर के। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, रट्टा नहीं मारना है। रटोगे कितना रटोगे? मान लो क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से अम्लीय बफर है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए अम्लीय बफर का मतलब क्या होता है? दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण को क्या कहते हैं? अम्लीय बफर कहते हैं। तो लिखो, डेफिनेशन लिखो इसकी पहले। दुर्बल अम्ल दुर्बल अम्ल का, ऐसे लिख लो, दुर्बल अम्ल का दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण के साथ दुर्बल अम्ल का दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने प्रबल क्षार से बने प्रबल क्षार से बने लवण के साथ बना विलयन क्या कहलाता है? अम्लीय बफर कहलाता है। अम्लीय बफर कहलाता है। कंसेप्ट पर फोकस करना है, ये उदाहरण को रट्टा नहीं मारना है ना। दुर्बल अम्ल भी बहुत सारे हैं, तो प्रबल क्षार भी बहुत सारे हैं, किसी भी टाइप्स का तुम्हें दिया जा सकता है ना। चलो छापो इसको, फिर आगे बात करते हैं। क्या था? लिख लिए होंगे ना एग्जाम्पल तब तक तो।
मिटाएगी और लाइट चली गई, अब क्या करें इसमें। रोज भूल जाते हैं पानी डालना है, कौन सा डालते रहे इसके अंदर, डिस्टिल वाटर, अशुद्ध जल, है ना। क्या होता है अशुद्ध जल, क्या होता है डिस्टिल वाटर, क्या होता है बताओ। है डिस्टिल वाटर क्या होता है, अशुद्ध जल है। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है नहीं होती बताओ। होती है? नहीं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती है बताओ। नहीं होती है। हाँ, क्यों। तो बस शुद्ध जल जो होता है ना, वो होता है आपका अशुद्ध जल, डिस्टल वाटर उसको बोलते हैं अपन, बिल्कुल प्योर वाटर, यानी जिसमें किसी प्रकार के विद्युत अपघट्य नहीं होते। लपड़ा सर, ये विद्युत अपघट्य क्या होता है पढ़ेंगे अपन, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे इस क्लास में ही अपन, विद्युत अपघट्य के बारे में भी क्या होते हैं। आया नहीं, अगला टॉपिक वही आ रहा है अपना, है ना, लवण का जल अपघटन, विद्युत अपघट्य के बारे में, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, प्रबल क्या होते हैं, दुर्बल क्या होते हैं, अनपघट्य क्या होते हैं। तो ये था आपका अम्लीय बफर, हेडिंग लगाओ, अम्लीय बफर की पीएच ज्ञात करना, अम्लीय बफर की पीएच ज्ञात करना। अम्लीय बफर की पीएच ज्ञात करना। अम्लीय बफर है तो देखो टूटेगा कैसे, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। CH3COOH कैसे टूटेगा बताओ ये, एसीटेट आयन यानी CH3COO माइनस और H प्लस, इसका लिखेंगे अपन Ka, क्या होगा बताओ। थोड़ा इसको ढंग से लिख लेते हैं, CH3COO माइनस और H प्लस की सांद्रता, और नीचे क्या आ जाएगा, अपने को निकालनी है पीएच, तो अपने को चाहिए सांद्रता किसकी, H प्लस की चाहिए, किसकी चाहिए, H प्लस की। तो H प्लस क्या हो जाएगा बताओ, कल भी किया था, क्या जाएगा, CH3COOH और Ka अपॉन नीचे क्या जाएगा बताओ, CH3COO माइनस। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, इसको छोटा करके ऊपर चिपका देते हैं, पीछे देख लेना रे, दिख जाएगा। ठीक है, अब अपने को निकालनी पीएच, और अपन जानते हैं पीएच क्या होती है बताओ, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने को लॉग लेना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, तो लॉग ले ले, तो क्या हो जाएगा इसका लेंगे तो log 10 H प्लस बराबर, अब ये क्या हो जाएगा बताओ, वही तरीका है कौन सा, A इंटू बी वाला, तो क्या हो जाएगा बोलो फटाफट। हम्म, तो इसको तो ले लेते अपन, यानी ये दो पद बना लेते ना, ये इंटू में है तो यहाँ पर, तो ऐसे लगा देते ना, log 10 बेस पे के ए प्लस log 10 बेस पे ऊपर क्या जाएगा आपका CH3COOH, और नीचे क्या जाएगा CH3CO माइनस। कोलो कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, ये आ गया। अब अपने को चाहिए पीएच, और पीएच क्या होती है बताओ, माइनस log 10 H प्लस होती है। तो इसके क्या करते हैं अपन, चिन्ह बदल दे, तो चिन्ह बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log 10 H प्लस बराबर माइनस log 10 के ए माइनस log 10 CH3COOH, और नीचे क्या जाएगा CH3COO माइनस, पीछे दिख जाएगा रे, ठीक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ये थोड़ा इसको ऐसे कर लो, ठीक है, थोड़ा इसको भी चलो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, पीछे ना भी दिख रहा हो तो तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस log 10 H प्लस को क्या लिख सकते हैं,
पीएच। सेम इसी तरह से आ जाएगा तुम्हारा क्षारीय बफर। क्या जाएगा? क्षारीय बफर किसे कहेंगे? दुर्बल क्षार और दुर्बल क्षार प्लस प्रबल अम्ल से बने लवण। तो इसके उदाहरण तुम्हें सेट करने, तैयार करने हैं, ठीक है, कि कौन कौन से होंगे। और इसी तरह से उसका क्या निकलेगा? पीओएच निकलेगा। क्या निकलेगा? पीओएच। ठीक है, लिख लिया? मिटा दें? तो देखो इधर, तो क्षारीय बफर क्या हो जाएगा बताओ? है? दुर्बल क्षार और दुर्बल क्षार प्लस प्रबल अम्ल के साथ बने लवण। एक तो तुम्हें इनके उदाहरण लिखने हैं। पीएच इसकी निकाली वैसी निकालनी है। पीएच निकालने के लिए देखो शुरुआत कैसे क्या करोगे मैं बता देता हूँ। जैसे अपन इसमें की थी उसमें तुम ले लेना, बेस्ट एग्जांपल ले लेना तुम्हारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो क्या बन जाएगा ये? NH4 प्लस और OH माइनस। जब तुम POH निकालोगे ना उसका, तो क्या आएगा देखो? POH बराबर आ जाएगा तुम्हारे PKB। क्या आएगा? PKB प्लस log 10। ऊपर क्या आ जाएगा? जैसे इसमें क्या आ रहा था, तो उसमें क्या जाएगा ऊपर? NH4 थोड़ा आएगा, क्या आएगा? क्षार तो हाँ NH4 प्लस, और नीचे क्या जाएगा? OH। गड़बड़ हो गई। ऊपर तो आ जाएगा NH4 प्लस है ना, NH4 प्लस, और नीचे क्या जाएगा? NH4OH। यानी POH बराबर PKB प्लस log 10 लवण अपॉन क्षार। क्या आएगा? लवण बटेवा क्षार। तो ये पीएच नहीं है, ये पीओएच आया। तो पीएच बराबर क्या होता है बताओ? 14 माइनस पीओएच। अब करोगे क्या? इसकी जगह पे क्या रख दोगे? यानी पीएच बराबर 14 माइनस क्या हो जाएगा? पी के बी प्लस log 10 लवण अपॉन क्षार। ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा समीकरण? एंडरसन समीकरण। कौन सा हो जाएगा? एंडरसन समीकरण। ठीक है, क्लियर है? कंप्लीट कर लोगे इस तरह से? चलो, तो ये तुम्हें करके लाना है किसका? क्षार का। तरीका बता दिया मैंने, तो बोल के डाउट हो तो क्लियर है? मन में नहीं रखनी चाहिए कोई भी चीज है, यानी क्लियर हो जाना बहुत जरूरी है। ठीक है।